सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जितना हमने पिछली बार पढ़ा था वीडियो में उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो पिछली बार हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर स्प्रिंग। तो उसमें हमने क्या देखा, ये तो हमारे टॉपिक का नाम था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं तो वो जो है कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, जिसे हम सेल्फ कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। उनके अक्रॉस में जो वोल्टेज अपीयर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसमें जो नियरेस्ट डिस्क होती है कंडक्टर से उसमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होता है, और जो सबसे लो फारेस्ट होती है, दूर होती है जो, उसमें कम वोल्टेज अपीयर होता है सबसे। तो अभी हमें इस वीडियो में क्या करना है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके बीच में, V1 V2 और V3 जो वोल्टेज था और फेज वोल्टेज जो हमारा था उसके बीच में। तो चलिए हम आगे से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ से। तो मैं काम करता हूँ कि जल्दी से मैं जो हमारा फाइनल फिगर इक्विवेलेंट सर्किट बन के आई थी फाइनल में वो बना लेता हूँ यहाँ पे। तो उसमें कुछ ऐसा था कि यहाँ पर एक टावर था या फिर पोल था, यहाँ पर एक हमारी क्रोस आर्म्स थी, यहाँ पर तीन कैपेसिटर, तीन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगे हुए थे। तो यहाँ पर तीन हमारे जो उनकी सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारे तीन कैपेसिटर बन रहे थे, तो मैं यहाँ पर तीन कैपेसिटर बना लेता हूँ, 1 2 3। और यहाँ पर हमारा कंडक्टर था। तो इसकी वैल्यू जो थी हमारी सेल्फ कैपेसिटेंस की सी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये कंडक्टर की तरह काम कर रहा था, ये कंडक्टर की तरह का, अब यहाँ पर एयर जो थी वो हमारी इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी। तो यहाँ पर भी तीन कैपेसिटर फॉर्म हुए थे जिन्हें हम शंट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, C1 थी। और क्या देखा था हमने कि भाई तीनों जो हमारे इंसुलेटर थे उनका मटेरियल सेम था, तो इस वजह से उनकी तीनों की वैल्यू सेम थी, मतलब C बराबर C। और एक बात और क्या देखी हमने कि जो इनका रिएक्टिव कैपेसिटेंस था वो भी बराबर होगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, XC बराबर XC तीनों का। और ये हो गया हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस, ये जो हो गया हमारा शंट कैपेसिटेंस। अब मैंने और क्या बताया था आपको, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ था कुछ। तो यहाँ पर हमारा आई करंट यहाँ से जा रहा था। अब क्या था, इस नोड से इधर की इस जो हमारा शंट कैपेसिटेंस ये वाला है, इसकी वजह से कुछ करंट जो है इधर जाने लग रहा था। तो माना कि हमने स्मॉल i3 करंट इधर गया। अब जो उसमें से बचा आई में से इतना घट गया, अब बचा हमारा मान लो कैपिटल I3। अब ये कैपिटल I3 करंट जो है हमारा इस नोड पे पहुंचा, इस नोड पे पहुंच के इसमें से कुछ करंट जो है इस कैपेसिटेंस जो शंट कैपेसिटेंस है ये वाला, इसकी वजह से इधर चला गया कुछ करंट। हमने माना कि वो I2 है, स्मॉल I2। अभी इसमें से स्मॉल I2 घटने के बाद जो करंट बचा हमने माना कैपिटल I2 बचा। ये कैपिटल I2 यहाँ इस नोड पे पहुँचा और यहाँ से स्मॉल I1 करंट और डिवाइड हो गया इधर की साइड। तो अब जो हमारा जो फाइनल करंट जो बचता है, माना कि हमने कैपिटल I1 करंट बचा है, तो अब इनके अक्रॉस में करंट डिफरेंट हो गया। इसकी वजह से अब क्या हुआ कि हमारे इनके अक्रॉस में वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। तो जो इस वाली डिस्क के अक्रॉस में माना हमने वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस में V2 है, इसके अक्रॉस में V3 है। और जो फेज वोल्टेज था टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ये ग्राउंड ही है। जैसे ये मान लो ग्राउंड है, ये टावर है और यहाँ से क्रॉस आर्म्स लगे हुए। तो मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट आउट करूँ या फिर ये पॉइंट आउट करूँ, इस यहाँ पे इसके बीच में कहीं भी करूँ, बात यही होगी। तो यहाँ से इस कंडक्टर से यहाँ तक का वोल्टेज क्या था हमारा, V, जो कि हमारा फेज वोल्टेज था। और एक चीज़ और देखी थी हमने, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई बात ये वाली कि I3 जो थी हमारा वो ज़्यादा है ही। क्यों भाई, इसमें से कुछ ना कुछ करंट जो है हमेशा डिवाइड होता हो गया है। I3 यहाँ था तो इसमें से I2 इधर निकल गया, तो इसमें से और कम हो गया। मतलब स्मॉल I3 कैपिटल I3 था, उसमें से स्मॉल I2 निकल गया, तो कैपिटल I2 I3 से कम हो गया। इसी तरह I1 I2 से कम है। अब इसकी वजह से हमारा वोल्टेज भी ऐसे ही है,
V3 ज़्यादा है V2 से और V2 ज़्यादा है हमारा V1 से। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। एक और चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/ωc होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर मैं अब आगे बताता हूँ इसमें कैसे ड्राइव करना है। तो यहाँ पर एक हमें एजम्पशन ये होती है कि मानना पड़ता है कि हमारा जो C1 है वो कुछ फ्रैक्शन है C का। मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, C1 कुछ फ्रैक्शन है, मतलब कुछ यहाँ पर एक क्वांटिटी होगी मल्टीप्लाई होगी जो C के टाइम से, मतलब C1 जो है K टाइम से C का K गुना है। हिंदी में बोलें तो C1 जो है हमारा K गुना है C का। मीन्स C1 क्या है हमारा शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस जो है K गुना है सेल्फ कैपेसिटेंस का। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, शंट कैपेसिटेंस बाय सेल्फ कैपेसिटेंस। ये कैसे लिखा मैंने, कुछ नहीं था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया कि K C को इधर भेज दिया तो C1/C हो गया। C1 क्या था शंट कैपेसिटर और जो हमारा ये C था वो सेल्फ कैपेसिटेंस था। तो यही बात थी और कुछ नहीं था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके जो ये नोड था इनको नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे A ले लेता हूँ, मान लो इसे हमने नाम B दे दिया, इसे नाम हमने दे दिया C। तो अब क्या किया मैंने कि भाई अप्लाई कर दिया नोड A पे KCL किरचॉफ करंट लॉ। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट नोड A। तो किरचॉफ करंट लॉ मतलब KCL जो हम वैसे तो बेसिक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के बेसिक में, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में। जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी नोड पे, मीन्स अगर ये कोई नोड है, यहाँ पर खूब सारे जंक्शन मतलब खूब सारे ब्रांचेस एक साथ जुड़ रखी हैं, तो यहाँ पर जितना भी इनकमिंग करंट होगा उनका सम जो है बराबर होगा आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। तो ये हमारा मीन्स सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये हमारा करंट होता है किरचॉफ का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ए नोड पे अगर हम देखें तो भाई I2 करंट इसके अंदर गया और यहाँ से निकला कैपिटल I1 प्लस में स्मॉल I1। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ तक तो बात तो क्लियर होगी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, देखो कि जैसे कि हमारी बेसिक नॉलेज जो पीछे हम तक अब तक मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस के बारे में, I2 बराबर क्या होगा, ये I2 करंट किस कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, I2 करंट इस कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है जो कि A और B नोड के बीच में लगा हुआ है। और A और B नोड के बीच में वोल्टेज कितना है V2, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो तीनों का बराबर है XC। ठीक है, और XC जो है हमारा उसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने भी आपको बताया कि ωc होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C जो है हमारा कैपेसिटेंस उसका है, कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम। और सॉरी 1/, होता है यहाँ पे, मैंने बताया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/ωc। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये ωc V2 के साथ चला जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ωc। अब यही बात मैं I2 की जगह लिख रहा हूँ V2 ωc। ये मल्टीप्लाई लिखा था मैंने, कहीं आप उसे x समझ रहे हो, V2 मल्टीप्लाई ωc लिखा है। और इसी तरह मैं अगर I2 के लिए देखूँ, I2 करंट कौन से कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो ये इस कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, इस वाले से। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है हमारा, V1 है। सेम ωc सेम यही करेंगे तो यहाँ पर ωc इसके साथ आ जाएगा। अब आती है बात स्मॉल I1, स्मॉल I1 इस वाले C1 से फ्लो हो रहा है। अब इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, मैंने आपको बताया कि इस टावर पे कहीं भी या फिर क्रॉस आर्म से कहीं भी पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट सेम ही होगा,
सारा पॉइंट सेम है। तो मीन्स मैं यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो V1 और ओमेगा, लेकिन अब जब यहाँ पर C था, यहाँ पर C की जगह क्या है, C1 है, C1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा, सब क्लियर होगा यहाँ तक का। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो C1 की वैल्यू मैंने एज्यूम की थी यहाँ से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा V2 ओमेगा C, V1 ओमेगा C प्लस में V1 और ओमेगा C1 की जगह मैंने क्या रख दिया, KC। अब क्या करता हूँ मैं, हर जगह से इधर ओमेगा C कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने ओमेगा C कॉमन लिया तो यहाँ पर V1 प्लस में KV1, ठीक है, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचता है, V2 बाय बराबर V1 प्लस KV1। अब इन दोनों में से V1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये V1 प्लस K। इस इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब अगेन मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग, मैं KCL लिख देता हूँ डायरेक्ट, KCL एट नोड। अब की बार मैं नोड B पे लगाऊंगा। अब नोड B का क्या कहानी है, नोड B पे I3 करंट तो यहाँ से इनकमिंग था और कैपिटल I2 प्लस में स्मॉल I2 ये हमारा आउटगोइंग करंट है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे I3 बराबर कैपिटल I2 प्लस में स्मॉल I2। अब सेम जैसे मैंने यहाँ कर रहा था, मैं ये वाला V2 ओमेगा C जैसे ही लिखा था सेम ऐसे ही लिखूँगा मैं I3 के लिए। I3 के वाले कैपेसिटेंस के अक्रॉस में V3 वोल्टेज है, तो मैंने यहाँ पे V3 लिखा। ओमेगा C जैसे ये मैंने किया वैसे ओमेगा C आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे C ही है, तीनों बराबर C है। I2 यहाँ पर लिखा था वही बात होगी, तो V2 ओमेगा C प्लस स्मॉल I2। अब स्मॉल I2 की बात है, इस वाले कैपेसिटर से पास हो रहा है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज चाहिए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो है बराबर है यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज को, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है भाई, V1 प्लस V2 बराबर है V1 प्लस में V2 ओमेगा C1। अगेन मैं यहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने C1 की वैल्यू रखी थी वैसे ही यहाँ से यहाँ पे रख लूँगा वैल्यू। तो V3 ओमेगा C बराबर V2 ओमेगा C, V1 प्लस V2 ओमेगा KC। अब क्या करूँगा मैं, तीनों जगह से जितने भी ओमेगा C है कैंसिल कर दूंगा, कॉमन लेके हो जाएगा ये। आप करोगे तो कर लेना कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अब क्या यहाँ पर बचा हमारे पास कि V3 बराबर V2 प्लस में V1 प्लस में V2 के, ये बचा हुआ है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ भाई कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, V3 बराबर V2 प्लस में V1 के V2 के। अब क्या करता हूँ, V1 वाली टर्म को अकेला कर लेता हूँ, इसमें से इन दोनों में से जिसमें V2 और इसमें V2, इसमें से मैं V1 वाली टर्म ऐसे लिख लेता हूँ और यहाँ से V2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 प्लस के हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से V2 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से V2 की वैल्यू ले आता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारा V1 के प्लस में V2 की जगह क्या था हमारा V1 1 प्लस के। आई होप ये आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। V1 के प्लस में V1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के का स्क्वायर। अब इस टर्म से तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे सभी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं वही लगा के इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस 2k। अब क्या करूँगा, यहाँ से V1 कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से,
V1 मैंने कॉमन लिया तो k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k, ये V3 है, ये V3 है, यहाँ पे V3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 k और 2k 3k प्लस के स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन नंबर मैंने इसे क्या मान लिया, सेकंड। आई होप इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ ये होगी, मैंने आपको शुरू में बताया कि चाहे मैं ये पॉइंट बोलूँ चाहे ये पॉइंट बोलूँ, बात है कि मतलब यहाँ से कंडक्टर और यहाँ के बीच का वोल्टेज V हो गया, V है। V बराबर किसके है, V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं सेम बात यहाँ पीछे लिख रहा हूँ, क्या बोला था मैंने, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चीज़ें आसान है, कुछ नहीं करना, बस V1 ये हो जाएगा, V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, और V3 की वैल्यू जो है मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, इक्वेशन नंबर 1 से V2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 से V3 की वैल्यू, बस वहाँ लिख रहा हूँ। प्लस ये था हमारा, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 1k, और इसकी वैल्यू थी हमारी V1 1 प्लस 3k प्लस में k स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं, तीनों जगह से V1 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस k है, ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये वाला जो ब्रैकेट में है ये यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस में k स्क्वायर। अब जस्ट इन अंदर वाले टर्म को मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आएगा 3 प्लस में 4k प्लस k स्क्वायर। अब जो ये हमारी इक्वेशन बनी ये वाली, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूँगा। अब कुछ नहीं करना, मैं लिखूँगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 3 से, ठीक है। हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 3 से V1 की वैल्यू लिखनी है। अब कैसे, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं V1 की वैल्यू जब लिखूँगा तो V2 बाय, जब मैं V1 की वैल्यू लिखूँगा तो ये वाली टर्म जो है 1 प्लस k, ये V2 के नीचे आ जाएगी। सेम चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ, V2 बाय 1 प्लस k। अब V1 की वैल्यू में इक्वेशन बराबर होगा, अगर मैं अब V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखूँगा, V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से, मतलब अब क्या होगा, V1 की जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं ये वाली टर्म जो है ब्रैकेट में, ये इसके नीचे आ जाएगी, मतलब 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वायर जो हमारी V3 के नीचे जाएगी। यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। V3 बाय 1 प्लस 3k प्लस में k स्क्वायर, यही था। तो अब थर्ड इक्वेशन से जब मैं लिखूँगा बराबर है, थर्ड इक्वेशन से V1 की वैल्यू, तब ये वाली जो ब्रैकेट में टर्म है ये V के नीचे चली जाएगी। 3 प्लस में 4k प्लस में k स्क्वायर, था आसान। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, V1, V2, V3 और V के बीच में। तो मैं एक बार चीज़ों को समराइज कर देता हूँ जल्दी से। तो हमने स्टार्ट किया कि भाई हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा C1 है वो कुछ फ्रैक्शन है C का, ठीक है, k टाइम, मतलब हमने लिख लिया कि जो C1 है k टाइम से C का, ठीक है। हमने क्या किया, नोड ए पे जो हमारा किरचॉफ लॉ लगाया हमने, और नोड ए पे किरचॉफ लॉ लगाया, मतलब I2 जो इनकमिंग करंट था बराबर है कैपिटल I1 प्लस में स्मॉल I1, ठीक है, वही बात लिखी। फिर जो हमने बेसिक पढ़ा था हमने, एक बेसिक वाली वीडियो भी मैंने बता रखी थी वो, और फिर पिछली वीडियो जो है उससे, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें इतना पता था, उससे हमने I2 की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो हमारी आ रही थी V2 ओमेगा C, ठीक है। उसी तरह इसकी I1 की इसकी वैल्यू निकाली और इसे सॉल्व किया तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बनी। फिर हमने क्या किया, KCL जो है नोड बी पे लगाया।
उसके बी पे लगाने का मतलब क्या हुआ कि I3 वी पे क्या था, इनकमिंग करंट I3 था, और जो हमारा आउटगोइंग करंट था कैपिटल I2 प्लस में स्मॉल I2, सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी। और यहाँ से जैसे ही मैंने इसकी I2 की वैल्यू निकाली थी, सेम I3 की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखी, I2 की वैल्यू यहाँ लिखी, इस स्मॉल I2 की वैल्यू यहाँ लिखी। अब वही बेसिक मैथमेटिक्स से लगा के मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ में जो रिलेशन था, तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा जो फेज़ है वो है, फेज़ वोल्टेज है, इसके बीच में जो हमारा वोल्टेज था V था। ठीक है, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब मैंने क्या किया कि भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से V2 और V3 की वैल्यू यहाँ लिखी और सिंप्लीफाई कर दी और इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली। अब क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया और V1 की वैल्यू को निकाला और तीनों को बराबर पुट कर लिया। ठीक है, V1 की वैल्यू तो तीनों इक्वेशन से सेम ही आनी चाहिए भाई। हाँ, तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशन बन गया। तो ये डेरिवेशन जो है हमारी डिप्लोमा और बीटेक के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और अब क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं 2 डिस्क के लिए, 4 डिस्क के लिए और 5 डिस्क के लिए ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो करवाऊँगा। और जो कि आप देख लेना बस, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा डेरिवेशन, बस उसका फाइनल रिजल्ट जो है आप याद रख लेना। और जो कि कई बार क्या होता है किसी किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में वो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला मतलब टिक करने के लिए दे देता है, और कई बार वो हम जब क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो और उसके बाद में देखूँगा तो एक वीडियो वीकेंड में या फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा तो क्वेश्चन की मैं बना दूंगा, जिससे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे मतलब इसे अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब इसकी थर्ड पार्ट में। तो आई होप आपको ये सब जितना आज मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्यूरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।